नमस्कार मित्रों, आरवी आईएसपीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान की विशेषताएं बताएंगे। भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। यह वीडियो प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को भी हल करेगा। ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारत का संविधान, सबसे पहली विशेषता, भारत का संविधान जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का कोई भी ऐसा संविधान नहीं है जो इतना लंबा हो। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियां थी, अनुसूची 8 अनुसूचियां थी और भाग कुल 22 भाग थे। अब संविधान के अनुच्छेदों की संख्या 395 से ज्यादा हो गई है, लगभग 450। लगभग इसे आप अपडेट कर लीजिएगा, समय समय पर ये बदलते रहते हैं। 450 लगभग अनुच्छेद हो गए। अनुसूची 8 अनुसूची से बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई हैं और भाग 22 हैं। तो इतना लंबा संविधान है जो कि लिखित है। लिखित संविधान है। भारत का एक लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। लिखित और अलिखित संविधान की विशेषताएं भी बाद में बताएंगे। पहले हम संविधान की विशेषताएं बताते हैं। तो सबसे लंबा संविधान जो कि लिखित संविधान है, यह पहली विशेषता है। दूसरा, संविधान में नम्यता और अनम्यता के गुण हैं। नम्यता और अनम्यता माने कठोरपन और लचीलापन दोनों संविधान में समावेश को करता है। कठोर एवं लचीला संविधान है। इसका क्या मतलब हुआ? कठोर और लचीला संविधान, इसका सीधा मतलब है संविधान संशोधन करने में कैसा अनुभव होता है। कुछ संविधान के प्रावधान ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं। उसे विशेष बहुमत या राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे संविधान संशोधन साधारण बहुमत से जब संसद के दोनों सदनों से पास हो जाते हैं तो ऐसे संविधान को नम्य संविधान, लचीला संविधान कहा जाता है। और कठोर संविधान उस संविधान को कहते हैं जो संविधान संशोधन विशेष बहुमत माने उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन, भारत के आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। तो इस संविधान को संशोधन करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जीएसटी बिल था, जीएसटी बिल के लिए भी आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए था। दोनों सदनों से तो 2/3 बहुमत से पास हो गया, लेकिन आधे राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए संविधान का संशोधन कठोर होने के कारण संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। ये दूसरी विशेषता है। नम्य लिखित संविधान और अलिखित संविधान हो गया, नम्य और अनम्य हो गया। तीसरी बात संविधान की विशेषता है, संविधान का निर्माण आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से हुआ है। आंतरिक और बाह्य स्रोत संविधान के क्या हैं? जब भारत का संविधान जो बना है, ये एक उधार का थैला है। अर्थात इसमें आंतरिक जो स्रोत हैं संविधान निर्माण के, वो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम, ऐसा कहा जाता है कि भारत शासन अधिनियम के लगभग भारत में 200 से ज्यादा अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो ये आंतरिक स्रोत हैं। वही बाह्य स्रोत में ब्रिटेन की सरकार से कुछ लिया गया संविधान में,
जैसे संसदीय प्रणाली, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ही ली गई है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो कई देशों के संविधान से कुछ कुछ प्रावधान लिए गए हैं। तो ये इसीलिए उधार का थैला कहा जाता है। और ये आंतरिक और बाह्य स्रोत के बारे में हमें बताता है। आंतरिक स्रोत में भारत शासन अधिनियम 1935 में जब बना तो भारत का निर्माण, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो 1935 के बहुत से अधिनियम को संविधान में जोड़ा गया था। लगभग 200 से ज्यादा अनुच्छेद भारत के संविधान में समावेश किया गया है और विभिन्न देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो ये आंतरिक और बाह्य स्रोत ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है। वहीं अगली विशेषता भारतीय संविधान की एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? नागरिकता भारत के भाग 2 में वर्णित है। भाग 2, भारत का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भारत में नागरिकता के बारे में बताया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन की सरकार से लिया गया है। ब्रिटेन की सरकार से लिया गया है। एकल नागरिकता का क्या मतलब है? भारत के देश में जो देश के निवासी हैं उनके देश भारत में नागरिकों की एक नागरिकता होगी, राज्यों की अलग नागरिकता नहीं होगी। भारत देश की नागरिकता ही वही वास्तविक नागरिकता है। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, मतलब केंद्र की नागरिकता भी होनी चाहिए व्यक्ति के पास और जिस राज्य में रह रहा है उस राज्य की नागरिकता भी होनी चाहिए। तो ऐसे में दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है, अमेरिका में है। भारत में एकल नागरिकता की विशेषता है जो कि भारत के संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। 5वें नंबर पर भारत के संविधान की विशेषता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। संविधान में न्यायपालिका का पूरा वर्णन दिया गया है। न्यायपालिका का गठन कैसे होगा, जजों की नियुक्ति क्या होगी, न्यायपालिका के क्या कार्य होंगे। तो इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र कहा गया और निष्पक्ष इसलिए कि वो अपने कार्य में स्वतंत्र भी है और अपना जो कार्य करती है वो निष्पक्षता की तरह करती है। जैसे न्यायिक सक्रियतावाद कहते हैं, न्यायिक समीक्षा जिसको कहते हैं। तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को देख सकती है कि वो क्या संविधान के किसी भाग का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, क्या वो मौलिक अधिकार का तो उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में संविधान को यदि लगता है कि कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कुछ कानून या कानून का कोई भाग जो संविधान के किसी भाग का उल्लंघन करता है तो उसे शून्य घोषित कर सकती है न्यायपालिका। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भारतीय संविधान की एक विशेषता है। छठा, भारत के संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है कि उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार हैं जो कि उसके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार आदि अधिकार दिए गए हैं। बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जो व्यक्ति के लिए इन अधिकारों की बहुत जरूरी है। वहीं राज्य के लिए कर्तव्य बताए गए हैं जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम अंग्रेजी में DPSP डायरेक्टिव, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने आर्थिक संसाधनों के अधीन अंतर्गत राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसी व्यवस्था करे जो उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हो, जैसे उसका सामाजिक विकास करना हो, आर्थिक विकास करना हो आदि के लिए आवश्यक हो। राज्य ऐसे कानून का निर्माण करे। लेकिन यह जो प्रावधान है राज्य नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यदि राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कर पाता है तो व्यक्ति इसके एवज में न्यायपालिका की शरण में नहीं जा सकता है। वही मौलिक अधिकार में यह पावर दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के एवज में अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायपालिका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत वह जा सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत वह उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो राज्य के नीति निर्धारित भी भारतीय संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। वहीं मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में पहले नहीं थे। स्वर्ण सिंह समिति जो बनी थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान का संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का में अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। व्यक्तियों के क्या कर्तव्य हैं यह दर्शाया गया है। कुल 11 कर्तव्यों की बात की गई है। व्यक्ति के क्या 11 कर्तव्य हैं और यह जो मौलिक कर्तव्य हैं संविधान के अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कब हुआ था? 1976 में। 1976 में तब जाके 11 मौलिक कर्तव्यों को 51 का में जोड़ा गया है। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। वहीं भारतीय संविधान की दूसरी अगली विशेषता यह है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा। भारत एक संप्रभु राष्ट्र। भारत की संप्रभुता के बारे में आप जानते हैं ना। संप्रभु क्या है? भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। किसी बाह्य शक्ति के अधीन अंतर्गत भारत कोई निर्णय नहीं लेगा। अपने निर्णय वह स्वयं लेगा। कौन से निर्णय? आंतरिक मामले और बाह्य मामलों में भारत स्वतंत्र है। यही भारत की संप्रभुता है। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जिसका वर्णन भारत के संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलता है। यह संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। वहीं भारत एक पंथ निरपेक्षता कहा गया, धर्म निरपेक्षता कहा गया है। भारत एक पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता भारत के संविधान की विशेषता है जो कि भारत के प्रस्तावना में आपको देखने को मिलता है। वहीं मौलिक अधिकार में भी आपको देखने को मिलता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि भारत का कोई अपना कोई धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों का समान रूप से पालन करेगा, अपना कोई धर्म न होने के साथ साथ। मतलब वह किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कार्य नहीं करेगा कि इस धर्म को बढ़ाया जाए, हिंदू धर्म को बढ़ाया जाए, मुस्लिम धर्म को बढ़ाया जाए। नहीं, वो सभी धर्मों को समान रूप से वह व्यवहार करेगा क्योंकि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। यह विशेषता है, यह बात है। तो ये बात हो गई भारत की संविधान की विशेषताओं की। वहीं भारत के संविधान की यह विशेषता है कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था पाई गई है। त्रिस्तरीय शासन देखने को मिलता है। भारत ही एक लौता देश है जिसमें त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। जैसे केंद्र की सरकार आप देख रहे हो, केंद्र सरकार। वहीं राज्यों में राज्य सरकार देख रहे हैं। वहीं राज्य के नीचे पंचायतों के स्तर पर या फिर नगर पालिका के स्तर पर भी आप सरकार को देखने को मिलते हैं। तो स्थानीय स्वशासन मतलब निचले स्तर पर भी आपको सरकार देखने मिलती है जो कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था दर्शाई गई है। तीनों का वर्णन संविधान में किया गया है। केंद्र सरकार का वर्णन किया गया है, राज्य सरकार के कार्यप्रणाली कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। वही स्थानीय स्वशासन भी संविधान संशोधन द्वारा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था 1992-93 में। तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। वहीं भारतीय संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली।
भारतीय संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है ये संसदीय शासन प्रणाली। अब देखिए ये संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है, ये ब्रिटेन की सरकार से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में आपको लोकसभा राज्यसभा देखने को मिलेंगे। संसद का गठन कैसे होगा, संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है, संसद के बारे में बताता है। संसद के 3 अंग हैं, एक लोकसभा LS, दूसरा राज्यसभा RS, तीसरा राष्ट्रपति। संसद 3 संस्थाओं से मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद मिलकर बनेगी। और संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन की सरकार से लिया गया है, ब्रिटेन से प्राप्त किया गया है, वहां से लिया गया है। इसमें संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है कि जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद की लोकसभा चलती है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से राज्यसभा और राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो सबसे पीछे मूल में जनता ही बैठी हुई है, जनता ही तो चुनेगी लोकसभा के प्रतिनिधियों को, जनता ही चुनेगी ना। और जनता, ये लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं ये राष्ट्रपति की चुनाव में भी भाग लेते हैं। मूल में हमारी जनता बैठी हुई है, तो जनता का शासन जनता के लिए संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता में यह बहुत अचूक बात कही जाती है। इसमें जनता को सर्वोपरि कहा जाता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कहा गया है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न फिर लास्ट अंतिम लाइन क्या है, आज इस संविधान को आत्मार्पित अधिनियमित करते हैं। मतलब भारत के लोग संविधान का निर्माण कर रहे हैं, आत्मार्पित कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं, उसे स्वीकार कर रहे हैं। तो संविधान के निर्माता कौन हुए, भारत के लोग हुए, भारत की जनता हुई। और संविधान क्या है, संविधान शक्तियां देता है, प्रधानमंत्री को शक्ति दे रहा है, लोकसभा को शक्ति दे रहा है, राज्यसभा को शक्ति दे रहा है, राष्ट्रपति को शक्ति दे रहा है ना। बहुत सी संस्थाएं हैं, जिला जज, सुप्रीम कोर्ट, इन सब की शक्तियों का स्रोत क्या है, भारत का संविधान है। संविधान का निर्माता कौन है, हम भारत के लोग। भारत के लोग की सर्वोच्चता देखिए संविधान के प्रस्तावना में पहले ही अक्षर में लिख दी गई है। और हम सोचते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, हम छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े हैं। तो ये भारत के संविधान की बहुत बड़ी विशेषताएं हमने आपको बता दी। हमने बताया था कि संविधान लिखित और अलिखित संविधान है। आइए लिखित और अलिखित संविधान के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं, जो कि हमको जानना जरूरी होता है। लिखित संविधान माने जिसको लिखा गया है, अलिखित संविधान जो लिखा नहीं है। लेकिन यह बात यह समझना यह है कि यह वास्तव में लिखा नहीं गया है। नहीं, संविधान का कोई भी भाग ऐसा संविधान है ही नहीं जो लिखा नहीं गया है ना। कुछ संविधान का कुछ ना कुछ भाग तो लिखा ही गया है। इसलिए इन दोनों में अंतर जान लेना जरूरी है कि कौन सा संविधान लिखित है, कौन सा अलिखित है। आइए लिखित संविधान और इधर अलिखित संविधान। देखिए जो लिखित संविधान है इसमें संविधान का बहुत सा भाग लिखा जाता है, अधिक भाग लिखा जाता है, लिखित अंश इसमें ज्यादा होता है। लिखित अंश बहुत ज्यादा होता है और अलिखित अंश बहुत कम होता है। बहुत ज्यादा, अलिखित अंश कम होता है। वहीं अलिखित संविधान में जो लिखित अंश होता है, लिखित अंश जो लिखा गया है वो बहुत कम होता है। देखिए एरो नीचे कर दिया है। और अलिखित अंश ये ज्यादा होता है। ये होता है मूल अंतर। कोई भी संविधान पूरी तरह से अलिखित नहीं होता है, उसका थोड़ा सा भाग लिखा गया होगा, थोड़ा सा भाग, लेकिन लिखा गया होगा, वो पूर्ण रूप से अलिखित नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन का संविधान ये
अलिखित कहा जाता है। लेकिन 1215 का जो मेग्ना कार्टा है उसमें बातें लिखी गई है ना। जो लिखित संविधान है, यह हमारा संविधान लिखित संविधान है, भारत का संविधान, तो यह निर्मित होता है, लिखित संविधान का निर्माण किया जाता है, लिखित संविधान का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। देखिए, संविधान सभा बनी थी, संविधान का निर्माण हुआ था 2 साल 11 महीने 18 दिन में। वहीं जो अलिखित संविधान है ये प्रथाओं से, परंपराओं से चलता है। जैसे प्रथा चल गई है कि राजा है, उसका बेटा होगा वो राजा बनेगा। प्रथा है, होलिका है, होली के पहले होलिका जलती है, ये प्रथा है, होलिका जलाई जा रही है। तो अलिखित संविधान प्रथा ऑब्लिक परंपरा के अनुसार चलता है, परंपरा के अनुसार। जबकि लिखित संविधान का निर्माण किया जाता है कि नहीं निर्माण। अब आइए, जब निर्माण किया जा रहा है तो लिखित संविधान का लागू करने की तिथि भी तो होगी। तो संविधान लागू करने की तिथि निश्चित होती है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूर्ण रूप से। 26 जनवरी को इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो संविधान लागू करने की तिथि निश्चित होती है। वहीं अलिखित संविधान में कोई तिथि नहीं होती, संविधान की कोई तिथि नहीं होती है लागू करने की, क्योंकि यह प्रथा परंपराओं के अनुसार चल रहा है ना। वहीं जो लिखित संविधान है, लिखित संविधान एकात्मक भी हो सकता है, लिखित संविधान संघात्मक भी हो सकता है, लिखित संविधान अर्ध संघात्मक भी हो सकता है। ठीक है, ये लिखित संविधान की विशेषता है। वहीं जो अलिखित संविधान है वह एकात्मक, वह हमेशा एकात्मक होता है। लिखित संविधान में न्यायपालिका, लिखित संविधान में जो न्यायपालिका होती है वह विधायिका से ज्यादा पावरफुल होती है। न्यायपालिका से ज्यादा शक्तिशाली होती है, न्यायपालिका ज्यादा शक्तिशाली होती है। किससे? विधायिका से, लेजिस्लेटिव विधायिका, जहां विधान बनता है। जबकि अलिखित संविधान में विधायिका ज्यादा शक्तिशाली होती है, विधायिका। ठीक है, तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बारे में आपने समझा क्या विशेषता होती है। वहीं जो राज्य व्यवस्था होती है उसकी प्रवृत्ति एकात्मक होती है या फिर संघात्मक होती है। एकात्मक जो राज्य व्यवस्था होती है, एकात्मक सरकार जो होती है, एकात्मक संविधान जो होता है, यूनिटरी, वह कहाँ होता है, क्या होता है? एकात्मक सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, शक्तियां एक जगह केंद्रित हो जाती है, वहीं से निर्णय निकलते हैं। शक्तियां बढ़ती नहीं हैं, निर्णय लेने के लिए अलग अलग व्यक्ति नहीं होते हैं, स्तर नहीं होते हैं एकात्मक सरकार में। तो अमेरिका की सरकार यूनिटरी सरकार कही जाती है। एकात्मक सरकार, यहां शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। और ब्रिटेन में, फ्रांस में, जापान में ये एकात्मक सरकार आपको देखने को मिलेगी, एकात्मक शक्तियां। वहीं एकात्मक सरकार कहां बनती है? जिस देश की जनसंख्या कम है, जिस देश का क्षेत्रफल कम है, वहां नियंत्रण करना, निर्णय लेना काफी सरल होता है। तो ऐसी जगह देखा जाता है कि यहां पर एकात्मक सरकार, एकात्मक संविधान लागू है। ठीक है, एकात्मक एकीकरण हो रहा है
सेंट्रलाइजेशन हो रहा है शक्तियों का एक जगह पे। वहीं एकात्मक सरकार में जो शक्तियां एक जगह केंद्रित हैं, तो राज्य में और केंद्र में शक्तियों के प्रति डिस्प्यूट्स और लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। मतलब होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। संघात्मक सरकार में ज्यादा होते हैं, लेकिन यूनिटरी संविधान जहां लागू है, यूनिटरी सरकार लागू है, एकात्मक सरकार जहां चल रही है, वहां पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद कम देखे जाते हैं। वहीं जो एकात्मक सरकार है, वहां पर निर्णय जो होते हैं बहुत तेजी से लिए जाते हैं, क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है, राज्य कम से कम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो निर्णय तेजी से होते हैं और कम खर्चीले होते हैं। वहीं संघात्मक आप संविधान देख लो, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन आप जहां देख रहे हो, वहां पर शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, विकेंद्रीकरण होता है। जब शक्ति विकेंद्रित हो जाती हैं, तो कहां होती हैं शक्तियां विकेंद्रित? जब उस देश का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। उस देश का क्षेत्रफल जब ज्यादा होगा, कई राज्यों में बटा होगा, तो वहां पर नियंत्रण करने के लिए, शासन चलाने के लिए कई स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार भी बनाई जाती है। तो ऐसे में शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो यहां पर संघात्मक सरकार में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। यहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है, क्षेत्रफल ज्यादा होता है, इसीलिए यहां पर ऐसा होता है। तो जनसंख्या ज्यादा होगी, क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो डिस्प्यूट्स ज्यादा होंगे, निर्णय लेने में देरी होगी संघात्मक सरकार को, और केंद्र राज्यों के बीच काफी विवाद होगा, डिस्प्यूट्स काफी उत्पन्न होंगे, और अधिक खर्चीली सरकार होगी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन काफी खर्चीला होगा। वहीं एकात्मक सरकार कम खर्चीला होगा। तो भारतीय संविधान की हमने विशेषताएं बताई, और एकात्मक सरकार, एकात्मक संविधान और फेडरल संघात्मक संविधान के बारे में भी आपको बताया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, नमस्कार।